तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन क्लास 10 सीबीएसई पीवाईक्यूज का। और हमारा चैप्टर अभी जो चल रहा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का सब पार्ट हमें कह रहा है राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है समझिएगा। अगर आपके पास एक बैटरी है, तो जब ये बैटरी जब चार्ज इसके अक्रॉस फ्लो करता है तो इस बैटरी को काम करना पड़ता है। तो सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इधर से इधर गया, तो वर्क डन बाई बैटरी जो होता है वो क्यू इंटू वी होता है। और जब वो इस रेजिस्टर के थ्रू क्रॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि मूव कर रहे होते हैं, तो वो मेटल कंडक्टर के अंदर स्टैग्नेंट न्यूक्लियाइस को हिट करते हैं या एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं और वहां पे वो हीट एनर्जी डेवलप करते हैं। तो जो भी बैटरी वर्क करता है वो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टर में हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करके वापस आ जाते हैं। फिर बैटरी एनर्जी देता है, फिर वो हीट लूज करके वापस आते हैं और ये चलता जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, work done on the charge by the battery is converted to heat energy is converted to heat energy, and that heat is nothing but I square R into delta T, where I is the current which we have assumed to be constant and delta T is the time interval. Delta T is the time interval. So this is the mathematical formula of Joule's law of heating, and this is the statement based approach. Now we have two lamps. Right, and their rating is given. Let me put that. 100 watt 220 volt, 60 watt 220 volt, 220 volt। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रेटिंग का ये मतलब होता है कि अगर आप 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस तो 100 वाट का पावर देगा, 220 वोल्ट इसके अक्रॉस देंगे तो ये 60 वाट का पावर देगा। 220 से कम वोल्टेज दोगे तो 100 वाट से कम पावर देगा, 220 से ज्यादा देंगे तो ये अप्लायंस जो है वो फ्यूज ही कर जाएगा। ठीक है। तो अब चूंकि हम इसको 220 वोल्ट ही अप्लाई कर रहे हैं, राइट, हम इसे 220 वोल्ट ही अप्लाई कर रहे हैं। तो 220 वोल्ट अप्लाई करने का मतलब है कि इसके थ्रू पावर 100 रहा होगा और इसके थ्रू 60। तो ये करंट I1, ये I2 और ये करंट है I। तो 220 into I1 is 100, so I1 is 5/11 amperes। 220 into I2, आपको पता है किसी भी एलिमेंट का पावर होता है पोटेंशियल ड्रॉप इनटू करंट, या फिर V²/R या फिर I²/R, सब सेम आंसर देते हैं। तो हम V इंटू आई यूज कर रहे हैं। I2 बनेगा 3/11 एम्पियर। तो टोटल करंट होगा I1 प्लस I2, 5/11 प्लस 3/11, 8/11 amperes। That is the answer we were looking for, 8/11 amperes। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर in the shape of a wire depends. So it depends on number one, length of the wire. It depends on cross sectional area of the wire. Third, it depends on the material, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला याद दिलाऊं रेजिस्टेंस का तो रो एल बाई ए है, जिसमें हमने एल और ए की बात कर ली, अब बचा ये रो। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल टू मटेरियल चेंज करता है। मोर इम्पोर्टेंटली एक गिवन मटेरियल पे अलग अलग टेम्परेचर पे भी ये अलग अलग होता है।
So this also depends on temperature. So resistance also depends on temperature. Next, why metals are good conductors of electricity where glass is a bad conductor? Metals have free electrons. Metals have free electron which help in conduction of current, which help in conduction of current. Hence, they are good conductors. Whereas glass lacks free electron, hence are not as good conductors. C. Alloys are used because number one, high electrical resistivity. They have high electrical resistivity. Second, they have high melting point. और अगर जरूरत पड़े तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली. ठीक है. So this gives us the answer to question number 15. Next, get to 16. How do we use 3 9 ohms to get 13.5 ohm? 13.5 ohm मतलब अगर हम इन दोनों को पैरेलल में लगा दें और फिर एक के साथ सीरीज में लगा लें, तो जरा ध्यान से देखिएगा. तीनों सीरीज में लगाते तो 27 आता, तीनों पैरेलल में लगाते तो 3 आता. इसका मतलब है कि हमको बीच का कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जरूरत था. इसीलिए हमने इस तरीके से एक हिट एंड ट्रायल मारा. अब अगर आप देखेंगे तो इसका इक्विवेलेंट होगा 1/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू लेट्स से 1/r1. सो 1/r1 इज 2/9. सो r1 इज 4.5. और जब टोटल आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 4.5 प्लस 9 13.5 हो जाएगा. इट विल देन बी 13.5. अगेन सब पैरेलल में लगाएंगे तो 3 ओम मिलेगा और सब सीरीज में लगाएंगे तो 27 ओम मिलेगा. ये फिर से उनके बीच का है और ये 13 से भी थोड़ा कम है. तो थोड़ा और परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखते हैं. एक और कॉम्बिनेशन है ये वाला. अब अगर इन दोनों का सॉल्व करोगे तो R1 आ जाएगा 18 ओम. इसको मान लेते हैं R2 विच इज 9 ओम. ये R1 इन दोनों का कॉम्बिनेशन को बोल रहे हैं. तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2. 1/R equivalent is 1 plus 2/18. R equivalent is 18/3 which is 6 ohm. तो पहले पाने के लिए ऐसे और सेकंड वाले के लिए इस तरह का कॉम्बिनेशन अपन यूज कर लेंगे. गेट टू क्वेश्चन नंबर 17. 17 का ये सब पार्ट. स्टेट रिलेशन कोरिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट. तो इसको अपन बोलते हैं V इक्वल टू आई आर. मैंने पहले भी बताया आपको कि हम जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x में रखते हैं और डिपेंडेंट को y में, और हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके करंट पाते हैं, ना कि करंट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस पाते हैं. इसीलिए जनरली अगर आप बुक्स में देखेंगे अच्छे टेक्स्ट बुक्स में तो v होगा x पे और i होगा इधर. और अगर आप ये प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप आपको 1/रेजिस्टेंस देगा. ठीक है. दिस इज नथिंग बट Ohm's law, right? Graph concept pertaining to Ohm's law. Graph for Ohm's law. If you look at B, resistance होगा V divided by I. शायद आप जान सकते हैं ये 4 ओम हो जाएगा. ठीक है. Write mathematical expression for Joule's law of heating.
तो वर्क डन क्या होगा, Q इंटू वी, यानी हीट प्रोड्यूस्ड कितना है, Q इंटू वी, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। हीट पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर, और Q बाई टी को लिख लो I। अच्छा, ओम्स लॉ से आप I को लिख सकते हैं V बाई आर, या फिर आप ओम्स लॉ से V को लिख सकते हैं आई आर। यहाँ से आप देखिए पावर का आपको या तो वी आई मिलेगा, या वी स्क्वायर बाई आर मिलेगा, या आई स्क्वायर आर मिलेगा। तीनों ही फॉर्मूला में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कभी भी किसी बैटरी के थ्रू, अगर वी वोल्ट का बैटरी है और उसके थ्रू अगर क्यू चार्ज क्रॉस किया है, तो वर्क डन बाई बैटरी जो होता है वो क्यू वी होता है। और वो जितना वर्क होता है वो पूरा ये यहाँ पे हीट के फॉर्म में लूज हो जाता है। ये हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा है। अगर आप बी सब पार्ट पे आए, तो हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। तो हीट जनरेटेड मतलब जितना वर्क डन किया होगा बैटरी, उतना ही हीट जनरेट हुआ होगा। तो Q इंटू वी कर देते हैं, काम बन जाएगा। तो 96,000 इंटू 40, तो 96 इंटू 4, 24 कैरिंग टू 36, 38, 384000, एक और जीरो, इतना जूल्स, जिसको कि हम 3.8684 इंटू 10 to the power 6 जूल्स भी बोल सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत लग रहा था तो आप जूल्स लॉ को याद करिए। जूल्स लॉ फिटिंग है V इंटू आई इंटू टी, आई इंटू टी को क्यों लिख लीजिएगा, तो भी आप यहीं लैंड अप करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट्स ओम्स लॉ एंड रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली। ओम्स लॉ, द current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across it. Potential difference applied across it, keeping temperature constant. Keeping temperature constant. So V I is proportional, or V is proportional to I. So V is equal to IR. This is Ohm's law. 1 ohm. Define 1 ohm. In a resistor, when 1 volt potential difference is applied, and we get a current of 1 ampere, then the resistor is said to have a resistance of 1 ohm. अब इसके थर्ड सब पार्ट पे आते हैं। एक कंडक्टर है जिसमें 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 0.5 एम्पियर करंट है, तो उसका रेजिस्टेंस बताना है। तो V डिवाइडेड बाई I कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 ohm। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल वायर डिपेंड्स। तो मैंने ये पहले भी लिखा है, मैं फिर से लिस्ट कर देता हूँ। लेंथ, मैं इस फॉर्मूला को देख रहा हूँ, R इज रो एल बाई ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया,
ऐसा सिलेंडर है, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। तो चौथा टर्म मेरा टेम्परेचर का है। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट और ए सब पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट बी। एक वायर है जिसका रेडियस है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी एल है आर इंटू ए बाई रो। तो लेंथ है आर इंटू ए विच इज पाई आर स्क्वेयर। आर का वैल्यू है 10⁻⁻² सेंटीमीटर्स, मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर, मतलब 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी। दिस गिव्स अस π/5 मीटर्स। अब आप 3.14 डिवाइडेड बाई 5 करके उसको फर्दर डेसिमल्स में लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रेडियस भी आपके लिए लिख देता हूँ। रेडियस था 10⁻⁻² सेंटीमीटर्स दिया हुआ है अपने को, उसको अगर मीटर्स में कर लेते तो 10⁻⁻⁴ मीटर्स आया था। उसका स्क्वायर करना था, तो 10⁻⁻8 हो गया था। ये कैंसिल कर गया, ये बन के 5 हो गया। π/5 0.6 के आसपास, 6.2 के आसपास का कुछ रहेगा ही। ठीक है। 21. What is the meaning of term electric power? Electric power is the energy consumed per unit time. Electrical energy consumed per unit time. इसका SI यूनिट होता है वॉट। इसका SI यूनिट होता है। बी सब पार्ट पर आते हैं। 2 किलोवाट है और वो 2 घंटे तक यूज हुआ है, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। तो पावर आपका किलोवाट में हो सकता है, टाइम आपका आवर्स में हो सकता है, इसीलिए किलोवाट आवर भी एनर्जी का एक यूनिट है, अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट जूल है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। तो अगर हम बोले कि हम 2 किलोवाट एनर्जी यूज किए, मतलब हम 2 किलोवाट के किसी अप्लायंस को 1 घंटा यूज किए हैं। मैं बोलूँ कि मैंने 2 किलोवाट आवर एनर्जी यूज किया है, तो हो सकता है मैंने 2 किलोवाट के किसी अप्लायंस को 1 घंटा यूज किया, या 1 किलोवाट के किसी अप्लायंस को 2 घंटा यूज किया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो अगर हम बी के वन पे बात करें, तो हमने 2 किलोवाट की चीज को 2 घंटा यूज किया है, तो एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट आवर में हम लिख सकते हैं 2 × 2 किलोवाट आवर, तो ये हो जाएगा 4 किलोवाट आवर। दिस इज दी एनर्जी कंज्यूम्ड। और अगर जूल्स में करना है, तो इसी एनर्जी को हमको पहले पावर को उसके एसआई में पुट करना होगा, और फिर टाइम को भी उसके एसआई में पुट करना होगा। दिस इज द एनर्जी इन जूल्स। देखिए, पावर को वॉट में और टाइम को सेकेंड्स में। तो मेरा जो एनर्जी है वो अपने एसआई यूनिट्स में आया है, विच इज जूल्स। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 144 × 10⁵ जूल्स, 14.4 × 10⁶ जूल्स। इतना एनर्जी अपन ने यूज किया होगा इन जूल्स। तो आपको याद रखना है कि किलोवाट आवर भी एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है एनर्जी का। Derive an expression for heat produced due to current I flowing for an interval t through a resistor R. ओके, तो हमें तो पता है कि जब भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है बैटरी के थ्रू, तो बैटरी जो काम करता है वो Q/V होता है, और वही चीज हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हम चार्ज को लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम, तो हम H को लिख सकते हैं I × T × V। हम ओम्स लॉ से V को लिख लेते हैं IR, क्योंकि हमें पता है V = IR। तो हम H को लिख लेंगे I²R × T। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी क्रिएट कर रहा है, अगर उसके अक्रॉस क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो वो वर्क डन करेगा क्यू वी, और वही वर्क डन जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हाउ मच हीट विल an instrument of 12 watt produce in 1 minute if it is connected to a battery of 12 volts? तो हीट प्रोड्यूस तो सीधे पावर इनटू टाइम, पावर को उसके ऐसा यूनिट में रखा है, टाइम को उसके ऐसा यूनिट में रखा है, तो हमको अपना एनर्जी मिल जाएगा ऐसा यूनिट्स में, विच इज जूल्स। तो 720 जूल या 720 जूल ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, explain with the help of a level diagram how will you find the resistance of a combination of three resistance in parallel। तो मान लीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं पैरेलल में, और इनके अक्रॉस का ड्रॉप है V, और ये सर्किट से करंट ले रहे हैं I। इधर है I1, इधर है I2, इधर है I3। इक्विवेलेंट का ये मतलब होता है कि अगर हम इनके जगह एक सिंगल R इक्विवेलेंट लगाएं, V वोल्ट अप्लाई करें, तो वो भी सर्किट से I करंट लेगा। इसका यही मतलब होता है। ठीक है। अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, थोड़ा इस बात को समझिएगा। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि I1 है ओम्स लॉ के हिसाब से V/R1, I2 है V/R2, और I3 है V/R3। ओम्स लॉ लगाया है, V/R1, V/R2, V/R3 इज नथिंग बट द रेस्पेक्टिव करेंट्स। टोटल करंट जो आया वो इन तीनों का सम होगा। I इज सम ऑफ दीज थ्री करेंट्स। अच्छा, इस साइड देखेंगे तो करंट हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो उनका अगर LHS सेम होना है तो RHS भी सेम होना होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 लिखते हैं। यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। ठीक है। ऑल्सो मेंशन हाउ विल यू connect ammeter and voltmeter in the circuit when measuring potential difference across one of the three resistors। एमीटर को तो सीरीज में लगाएंगे, और वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाएंगे, यानी कुछ ऐसे। इसकी मदद से इस बार हम R1 के अक्रॉस क्या करंट और क्या वोल्टेज है वो पता कर सकते हैं। तो एमीटर को सीरीज में लगा दिया R1 के, और वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा दिया R1 के। दैट आंसर्स क्वेश्चन नंबर 23। With the help of a suitable circuit diagram, prove that the reciprocal of joined in parallel is equal to sum of reciprocals of individual resistances. Exactly same to what I have done here. So I can copy paste this entire thing, right? If you want, for A subpart, I can copy paste the entire thing. If we look at B subpart, in an electric circuit, two resistances of 12 ohm each are joined parallel to a 6-volt battery. Find the current drawn from the battery. 12 ohm और 12 ohm पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/12 प्लस 1/12, यानी 2/12, यानी 1/6, यानी R इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम। मतलब इस सर्किट को हम
ऐसे बना लेते हैं। तो अब जो करंट जा रहा है उसको हम आराम से V बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, यानी 1 एम्पियर करंट जाएगा। 1 एम्पियर करंट जो है वो ड्रॉ होगा बैटरी से। ठीक है, अगले पे आते हैं। कुछ किया नहीं हमने, 12 ओम का दो चीज पैरेलल में था। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाकर आर इक्विवेलेंट पहले निकाल लिया। ध्यान रखिएगा 1/6 नहीं यूज करना है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल निकाला होगा। तो फिर 1/6 का रेसिप्रोकल लेके आर इक्विवेलेंट पहले 6 आ गया, उसके बाद V बाई आर इक्विवेलेंट करके करंट आ गया। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 20 ohms, तो इसका रेजिस्टेंस लिख लेते हैं 20 ohm, एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm आर कनेक्टेड टू अ 6 volt बैटरी। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज। एमीटर का तो हम लोग नियरली जीरो रेजिस्टेंस मानते हैं। एक आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है, और आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अगर देखेंगे तो 4 और 20 सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 24 ओम। करंट इन द सर्किट इज V बाई आर इक्विवेलेंट, यानी 6/24 एम्पियर। तो करंट हो जाएगा 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। तो पहले लैम्प के अक्रॉस लिखते हैं। तो लैम्प के अक्रॉस लिखेंगे तो करंट इन द सर्किट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प, ओम्स लॉ लगा दिया। 0.25 इंटू 20 यानी 5 volts। एंड ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर, सीरीज है तो करंट तो सेम ही है, आर ऑफ द कंडक्टर 0.25 इंटू 4 यानी इसके थ्रू हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, द पावर ऑफ द लैम्प, लैम्प का पावर V ऑफ द लैम्प इंटू करंट ऑफ द लैम्प। V ऑफ द लैम्प अभी आपने निकाला था 5, इंटू करंट हो गया 1/4, तो पावर हो गया 5/4 वॉट, यानी 1.25 वॉट। अच्छा, इसी पी लैम्प को अगर हम I² R से निकालने की कोशिश करते, तो I² हो जाता 0.25 का स्क्वायर यानी 1/16 इंटू 20, तो यहाँ से भी 5/4 वॉट्स आता। या फिर V² बाई R से अगर निकालने की कोशिश करते, तो V² हो जाता 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस विच इज 20, यहाँ से भी 5/4 वॉट्स आता। तो मैं यहाँ से बस ये दिखाना चाह रहा था कि आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, रिजल्ट सेम ही आएगा, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ। तो ये तो ओम्स लॉ पूछ रहा है हमसे। तो V इक्वल टू आई आर, दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज रिलेटेड। तो अगर रेजिस्टेंस R है, करंट I है, और ये ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस V है, तो ये इक्वेशन इन तीनों को रिलेट कर देगा, जिसको आप ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो एक रेजिस्टर ले लीजिए, एक वेरिएबल रेजिस्टर ले लीजिए। ये वेरिएबल है, इसको चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं, करंट नाप पाए, और इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। और आप यहाँ से रेजिस्टर को चेंज करते जाइए, V और A का वैल्यू लेते जाइए, और आपको दिखेगा कि V बाई आई जो आप सॉल्व करते जाएंगे वो हमेशा सेम R देता जाएगा। वो आपको इस रिलेशन को वेरीफाई कर देगा कि V और I चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो V बाई आई है विच इज इक्वल टू R रिमेन्स कांस्टेंट जब तक टेम्परेचर और अदर फिजिकल पैरामीटर्स आप सेम रखते हैं। Why should an ammeter have low resistance? Because it is connected in series. Because it is connected
कनेक्टेड इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा आर ऑफ द कंडक्टर प्लस आर ऑफ द एमीटर। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा नहीं हुआ तो वो सर्किट के रेजिस्टेंस को ही चेंज कर देगा, तो जो करंट हमको मेजर करना था वो नया बदला हुआ करंट आएगा। लेकिन अगर ये जीरो रहा ऑलमोस्ट, तो सर्किट का रेजिस्टेंस बिफोर एमीटर एंड आफ्टर एमीटर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो सर्किट का करंट भी चेंज नहीं करेगा। सो बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, so if it has less resistance, it would not change the resistance of the circuit significantly. Hence, current remains unchanged on connecting the ammeter. On connecting the ammeter. ठीक है, दो वीआई कर्व दिए गए हैं, हमें बताना है ए एंड बी फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें बताना है कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं पहले, कि स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। ये मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। स्लोप बी का स्लोप ग्रेटर है ए के स्लोप से। यहाँ पे आपको देखो वी नीचे है और आई ऊपर है, मतलब स्लोप जो है वो आई बाई वी है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का उल्टा है। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, यानी बी का रेजिस्टेंस ए के रेजिस्टेंस से कम है। हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और पैरेलल में लगाने से कम होता है। इसका मतलब है ए सीरीज कॉम्बिनेशन है और बी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को मैथमेटिकली समझ में आ गया कि बी का स्लोप ए से ज़्यादा है, पर मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं इस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूँ तो ये मुझे आई बाई वी दे रहा है, और आई बाई वी जो है वो रेजिस्टेंस नहीं बल्कि उसका इन्वर्स होता है। इसका मतलब स्लोप इज नॉट इक्वल टू आर बट स्लोप इज इक्वल टू 1/r। यहाँ से मैं समझ गया कि जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मुझे ये पता चल गया कि बी का रेजिस्टेंस ए के रेजिस्टेंस से कम होगा। मुझे ये भी पता है कि सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और पैरेलल में लगाने से कम होता है। तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ए जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से आया है और बी जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से आया है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के चैप्टर्स के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।